हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अब व्यक्तित्व वाला जो वीडियो दिया गया था उसमें बताया गया था कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं युंग, या इन्हीं को जुंग भी कहते हैं। तो ये इनका पूरा नाम है कार्ल जुंग या कार्ल युंग। ये मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता या एकांत प्रिय। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें स्वभावतः वह संकोची होते हैं। आत्मकेंद्रित मतलब खुद में रहने वाले होते हैं, दूसरों से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आत्मचिंतक केवल अपने बारे में सोचने वाले होते हैं, शांत होते हैं। एकांत प्रिय अकेले रहने वाले होते हैं। तो ये होती हैं अंतर्मुखी व्यक्तियों के गुण। तो यहाँ पर देखिए आत्मकेंद्रित अंतर्मुखी का गुण है, रूढ़िवादी भी है और एकांत प्रिय भी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामाजिकता जो होता है ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं बल्कि ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का गुण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? उपाह, इद, आत्मा, ईगो, परह, सुपर ईगो या इद तथा सुपर ईगो। तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक बताए गए थे व्यक्तित्व में, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग? इदम, अहम, परम अहम। तो यहाँ पर देखिए इदम को इंग्लिश में इद कहते हैं और अहम को ईगो कहते हैं और परम अहम को सुपर ईगो कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा किसको कहेंगे? तो देखिए इसको डिटेल से बताते हैं। ये जो इद होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, स्टार्टिंग अवस्था में होता है, तब वह इद में होता है। इद में बच्चे में केवल इच्छाओं का भंडारगृह होता है, वह तुरंत अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। ईद के बाद बच्चा ईगो में जाता है। ईगो में बच्चा वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है और वास्तविकता को समझने की कोशिश करता है, मतलब इच्छाओं से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो ईद होता है ये आनंद के नियम का पालन करता है। इसमें बच्चे को केवल आनंद ही प्राप्त होता है और ये आनंद के नियम का पालन करता है। ये जो आत्मा या ईगो होता है, इसमें बच्चा वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है, तो मतलब ये वास्तविकता के नियम का पालन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट परअहम या सुपर ईगो में। तो इसमें बच्चा क्या होता है, इच्छाओं के भंडारगृह से निकलकर वास्तविक जीवन में पहुंच गया ईगो में। फिर वास्तविक जीवन के बाद बच्चा नैतिकता की ओर प्रवेश करता है। तो जो जब नैतिकता की ओर प्रवेश करता है तो वह पहुंच जाता है परअहम या सुपर ईगो में। तो यहाँ पर पूछा है नैतिकता वाली भुजा किसको कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परअहम या सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया। तत्परता का नियम अधिगम में किसने प्रतिपादित किया है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जॉन बी वाटसन ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने या मैक्स वर्दीमर ने। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। उन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। तो ये जो तत्परता का नियम है ये मुख्य नियम है। तो मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वह है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह गत्यात्मक बल कौन सा है जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है, जिसके कारण बालक क्या करता है? सीखने की क्रिया करता है। तो यहाँ पर वह है लक्ष्य, प्रबल प्रेरणा, अवरोध या सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्रकरण होता है वह होता है अधिगम या सीखना। तो बच्चे को सीखने में कौन कौन ऊर्जा प्रदान करता है? यहाँ पर देखिए लक्ष्य भी ऊर्जा प्रदान करता है। बच्चे के लिए जब सामने कोई लक्ष्य होगा तो वह कार्य को करेगा, सीखेगा। प्रबल प्रेरणा
बच्चे को समय समय पर उचित प्रबल प्रेरणा देनी चाहिए। प्रेरणा सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार की होती है, तो जैसी आवश्यकता हो वैसी आवश्यकता के अनुसार प्रेरणा देनी चाहिए। अवरोध भी बच्चे को में एक गत्यात्मक बल होता है जो उसको सीखने के लिए, क्रिया करने के लिए अभिप्रेरित करता है। इसी प्रकार बच्चे की सीखने की इच्छा, बच्चे में उत्साह, बच्चे में थकान, वातावरण, सीखने की कैसी विधियां प्रयोग की गई हैं, ये सभी वह गत्यात्मक बल होते हैं जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देते हैं और वह सीखने की क्रिया हेतु अभिप्रेरित रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां या सभी विकल्प सही हैं। तो ये देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है ये मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जो मुख्यतः शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। लेकिन किससे किससे संबंधित होती है? शिक्षण तथा अधिगम से। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ों से, जैसे अधिगम परिस्थितियाँ, अधिगम की प्रक्रिया, मानव का व्यवहार, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, तो इन सभी चीज़ों से भी ये संबंधित होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थी अधिगम अनुभव, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, ये सभी मुख्य कारक से ओतप्रोत होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है किस पर अधिक बल देता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर या विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। मनोविज्ञान छात्र केंद्रित, बालक केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? उत्तर बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था लगभग होती है 9 से 12 वर्ष की आयु के बीच। तो हठी, समय की संकल्पना, सामाजिक संरचना या वीर पूजा। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है हठी। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है कि इसमें अपने दोस्तों, सहपाठियों, विद्यालय के जो सहपाठी होते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा समय व्यतीत करता है और बच्चे का जो व्यवहार होता है वह दूसरों की प्रशंसा और निंदा पर आधारित होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा कभी उसके जो बच्चे के नैतिक गुण होते हैं और कुछ अवगुण भी उसमें आ जाते हैं, जैसे हठ करना, आज्ञा का पालन करना या आज्ञा का पालन नहीं करना, बड़ों की कौन सी बात मानना है उनको उनकी खुद की इच्छा अनुसार वह ऐसा मानने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ अच्छे गुण भी आते हैं और कुछ अवगुण भी आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था का जो लक्षण है वह ऑप्शन नंबर है हठी। बाकी ये जो वीर पूजा है ये तो किशोरावस्था में होता है, सामाजिक संरचना भी किशोरावस्था में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने? 8 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं या 4 अवस्थाएं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अवस्थाएं। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में सहपाठ्येतर गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, क्यों ऐसा किया जाना चाहिए? ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक हैं, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक हैं, ये शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये जो पाठ्य सहपाठ्येतर या पाठ्य सहगामी गतिविधियां आयोजित की जाती है विद्यालय में, ये किस लिए की जाती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्र के समग्र विकास में सहायक होती हैं। सीखना जो होता है एक प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यहाँ पर ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्र के समग्र विकास में मतलब प्रत्येक क्षेत्र के विकास में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? भाषा, आकार, अनुराग या ईमानदारी? अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा आता है। तो मानसिक विकास से जो तात्पर्य होता है वह मानसिक शक्तियों में वृद्धि होने से होता है। तो मानसिक शक्तियाँ जैसे होती हैं संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम, ये सभी होती हैं मानसिक शक्तियाँ। तो इन्हीं चीज़ों में जब मानसिक शक्तियों में वृद्धि होना होता है मानसिक विकास, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक विकास के तहत जो आता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये जो आकार है ये तो शारीरिक विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके। वह अवस्था कौन सी है जब बालक अपने
अभिभावकों या माता पिता के साथ कम आनंदित होता है। किससे संबंधित है वह अवस्था? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या सामाजिक विकास से। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से माना जाता है जिसके फलस्वरूप बालक अपने सामाजिक वातावरण जैसे विद्यालय, उसका स्थानीय आस पड़ोस, पास पड़ोस का वातावरण से अनुकूलन करके सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जब बच्चा समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगता है तो अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित महसूस करता है, बल्कि वह अपने परिचितों, रिश्तेदारों, सहपाठियों के यहाँ जाना, उनसे मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? अब शिक्षा, औपचारिक शिक्षा एक होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो कहीं पे भी उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता, कहीं पे भी कर दी जाती है या प्राप्त हो जाती है। जबकि जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके लिए समय, दिन, विषय वस्तु निर्धारित होती है कि किस टाइम में क्या शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा है, पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा ये भी है, साथियों के समूह से प्राप्त शिक्षा ये भी है। अब देखिए ये जो तीनों हैं इनमें ऐसा कुछ तो निर्धारित नहीं होता कि माता पिता इतनी देर ये शिक्षा प्रदान करेंगे। बच्चा दिन भर घर में रहता है, आस पड़ोस में खेलता रहता है साथियों के साथ, तो किसी भी समय उसे कुछ भी वह सीख लेता है, कुछ भी उसे कोई भी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में जो शिक्षण कराया जाता है उसमें देखिए टाइमिंग निर्धारित रहती है, किस टाइम पे क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों को, किस विषय वस्तु पे शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये जो होता है ये होता है औपचारिक शिक्षा का साधन। यहाँ पर पूछ रहा है अनौपचारिक शिक्षा का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक या सभी विकल्प सही हैं। तो ये जो व्यक्तित्व होता है ये व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप होता है। इसको सभी कारक प्रभावित करते हैं, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, आर्थिक कारक, सभी कारक इसको प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से व्यक्तित्व को दो कारक प्रभावित करते हैं, जो जैसे जैविकी कारक और पर्यावरणीय कारक। तो यहाँ पर ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ये सभी आ जाते हैं पर्यावरणीय कारक में, तो ये सभी बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्बलन निम्न में से किस प्रक्रिया का भाग है? शिक्षण का, अधिगम का, अनुदेशन का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए पुनर्बलन जो बच्चे को प्रदान किया जाता है वह कोई चीज़ सीखने में प्रदान किया जाता है, तो ये जो भाग होता है ये होता है अधिगम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पुनर्बलन के फलस्वरूप ही बच्चा किसी चीज़ को सीखता है। तो पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन जैसे प्रशंसा, प्रोत्साहन जैसा पुनर्बलन देकर बच्चे में महत्वाकांक्षा की भावना उत्पन्न की जा सकती है और बच्चे को अभिप्रेरित किया जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा अगर बच्चे की प्रशंसा कर देंगे तो उससे बच्चे में निगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। तो जितना ज़रूरी हो उतना ही पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या परीक्षात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बाह्य आभास के आधार पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाह्य आभास मतलब इसमें व्यक्ति के बाहरी गुणों का आकलन किया जाता है, जैसे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, व्यक्ति काला है या गोरा है, छोटा बड़ा, दुबला पतला, उसकी बाहरी चीज़ों को देखकर उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। तो ये होता है सतही दृष्टिकोण। मान लीजिए ये व्यक्ति के हैं गहन दृष्टिकोण और सतही दृष्टिकोण दो होते हैं, तो बाहरी वाला सतही होता है और आंतरिक वाला गहन होता है। तो बाहरी जिसमें व्यक्ति के बाहरी चीज़ों को देखा जाए वह होता है सतही, और जिसमें व्यक्ति के आंतरिक चीज़ों को संपूर्ण आयामों का वर्णन किया जाए वह होता है गहन दृष्टिकोण। तो यहाँ पर इसका बाह्य आभास पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो चिंतन कब होता है? आप लोग अपने से सोचिए कि आपको चिंता कब होगी। जब आपको कोई समस्या होगी तभी आपको कोई उस विषय में चिंता होगी। अगर कोई समस्या नहीं तो कोई चिंता ही नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चिंतन की जो प्रक्रिया होती है वह समस्या के साथ प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है?
प्रगतिशील जो परिवार होते हैं उसमें बच्चों में बहुत सारे प्रेरक प्रबल होते हैं, लेकिन अधिक कौन सा प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। संबंधन, जिज्ञासा, ये सभी चीज़ें प्रबल होती हैं, लेकिन इन सब के अलावा इन सबसे ज़्यादा ये जो उपलब्धि होती है ये प्रबल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ापन जो होता है, अगर देखिए बुद्धि का अभाव होगा, बच्चा जो होगा उसमें सामान्य बुद्धि से कम बुद्धि होगी तो भी वह पिछड़ा होगा। राइट है ये। शारीरिक कोई दोष होगा, मान लीजिए उसमें कोई शारीरिक दोष है, विकलांग है या कुछ भी है, तो उसके कारण भी बच्चा पिछड़ सकता है। विशिष्ट पिछड़ापन में अगर भी होगा बच्चे में तो भी बच्चा पिछड़ सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। पिछड़ेपन का कारण नहीं है स्वस्थ वातावरण। अगर बच्चे को स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाएगा तो वह क्यों पिछड़ेगा? स्वस्थ वातावरण तो कोई कारण है नहीं पिछड़ेपन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बल्कि ये जो तीनों हैं ये बच्चे के पिछड़ेपन का कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? बुद्धि के सिद्धांत हैं ये। किसने प्रतिपादन किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने। इन दोनों को मिलाकर द्विकारकी सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। द्विकारकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये दो कारक में सामान्य कारक और विशिष्ट कारक होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, त्रिकारकी सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने किया था। तो इसमें इन्होंने एक कारक और जोड़ दिया था इसी में संशोधन करके, समूह कारकी सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यंत्रिकाएं, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति के तनाव को कम करना है तो उसमें क्या करना होगा? रक्षात्मक यंत्रिकाओं का प्रयोग करना होगा। मतलब व्यक्ति को ऐसा फील करवाना होगा कि उसे उस चीज़ से रक्षा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है मान लीजिए, तो अगर उसको प्रेरणा समय समय पर नहीं प्रदान की जाएगी तो सामाजिक रूप से वंचित वह हो सकता है। तो ये तो राइट है। यहाँ पर पूछा समस्या नहीं है। सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना। अगर बच्चा मान लीजिए सृजनशील है और उसको पोषित होने के अवसर नहीं मिल रहे हैं तो भी उसको वंचित हो सकता है वह, ये भी राइट है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश या विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पूछ रहा है सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो अगर बच्चे को सृजनशीलता, बच्चे की पोषित होने का अवसर नहीं मिलेगा तो वह सामाजिक रूप से वंचित हो सकता है। राइट है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं मिलेगा तो भी वह सामाजिक रूप से वंचित हो सकता है। विद्यालय में अगर बच्चे के साथ पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ेगा, बच्चे के साथ पक्षपातपूर्ण वातावरण दिया जाएगा बच्चे को, तो भी वह सामाजिक रूप से वंचित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सीखने के लिए प्रेरणा का जो अभाव है ये सामाजिक रूप से वंचित नहीं बल्कि शैक्षिक वंचन की समस्या है। वंचन कई प्रकार का होता है, सामाजिक वंचन, शैक्षिक वंचन। तो ये जो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव है ये शैक्षिक वंचन है, जबकि ये जो तीनों हैं ये सामाजिक वंचन है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर हैं, स्वतंत्र चर हैं, मध्यस्थ चर हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो विद्यार्थी होते हैं वह आश्रित चर होते हैं। स्वतंत्र चर होता है शिक्षक और मध्यस्थ चर जो होता है वह होता है विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री, विषय वस्तु होता है। तो यहाँ पर आश्रित चर विद्यार्थी, स्वतंत्र चर शिक्षक और मध्यस्थ चर विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर। रटना बिल्कुल ही निगेटिव पॉइंट है, नहीं होगा। समस्या हल करने पर या ये सभी पर। अब यहाँ पर देखिए रटना तो कैंसिल ही हो गया तो ये सभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। बिल्कुल राइट है। उपभोक्ता ही खुद अनुसंधान करे, उसमें समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। समस्या का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए
कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। समस्याओं का हल जब क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है तो समस्याओं का जो हल होता है वह भी शीघ्रता से होता है, और उपभोक्ता जो होता है वही अनुसंधान करता होता है, और समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, राश ने, मैकडुगल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो परिभाषा दी थी वह दी थी रॉश ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अब देखिए, प्रेरक एक जन्मजात प्रेरक होता है और एक अर्जित प्रेरक होता है। तो यहाँ पर अर्जित प्रेरक पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, भूख ये जन्मजात प्रेरक होता है, जन्म से ही बच्चे को भूख लगती है, कोई ये अर्जित नहीं करता। पुरस्कार, नींद भी देखिए जन्मजात होता है, बच्चा जन्म से ही बच्चे को नींद आती है, सोता है वह। प्यास भी जन्मजात होता है, जन्म से ही बच्चे को प्यास लगती है, तो ये भी जन्मजात है। तो यहाँ पर अर्जित कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पुरस्कार जो होता है बच्चा उसको प्राप्त करता है, अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कौन से बच्चों में? पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, या इनमें से कोई नहीं। अमूर्तमान प्रत्यय मतलब जो बच्चे के सम्मुख ना हो, उन प्रत्ययों को भी बच्चा ग्रहण कर ले। तो ऐसी योग्यता कौन से बच्चे में होगी? जो बहुत ही ज़्यादा होशियार होंगे, जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही अच्छी होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वह अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता उनके अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो जब शुरुआत करेंगे तो कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, या मेरा विद्यालय? तो बच्चा स्टार्टिंग में अपने घर से ही विद्यालय जाता है, तो अगर उससे घर के बारे में स्टार्ट करेंगे विषय वस्तु तो अपने घर के बारे में अच्छे से वर्णन कर पाएगा, बता पाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? अब यहाँ पर देखिए, किस चरण पर? संवेदी प्रेरक चरण पर, पूर्व संक्रियात्मक चरण पर, मूर्त संक्रियात्मक चरण पर, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक चरण। यह जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक की मानी जाती है। इस अवस्था में मुख्य रूप से बच्चा वस्तु स्थायित्व होता है, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इस अवस्था में बच्चे को यह बोध होने लगता है कि पदार्थों का अस्तित्व बना रहता है। उनको यह भी ज्ञान हो जाता है कि वस्तुएं दिखाई दे अथवा ना दिखाई दे, उनका अस्तित्व हमेशा रहता है। तो ये जो अवस्था होती है संवेदी प्रेरक, ये इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण ये प्रदर्शित करता है। ये होती है 0 से 2 वर्ष के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप को कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर बच्चों को नहीं देती है। अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम ... के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारी, अनुदेशात्मक सामग्री के प्रति संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो शिक्षिका क्या कर रही है? यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? शिक्षिका जो है वह कभी अपने आप से उत्तर नहीं देती बच्चों को, बल्कि वह उनको उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं करवाती है, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करती है। आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, सहयोग करें एक दूसरे का और सीखें। तो वह क्या कर रहे हैं? सक्रिय भागीदारी बच्चों की सुनिश्चित कर रहे हैं, खुद सक्रिय रूप से भाग लें और खुद सीखें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार से किया जाता है? उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रगति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, श्रेणियां पाना नेगेटिव पॉइंट होता है, अंक पाना, श्रेणियां पाना नहीं होगा। नेक्स्ट है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अब देखिए, ये तो राइट है। सीबीएसई द्वारा जो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किया जाता है वह किस तरह किया जाता है? सामूहिक कार्यों में बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी करे, निर्वाह करे और सामाजिक कौशलों को सीखे। तो यहाँ पे देखिए, ये तो राइट होगा, लेकिन नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बहुत से समाज के नियम मान्य होते हैं, बहुत से ऐसे नहीं होते जिनको माना जाए। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी देखिए बिल्कुल गलत है। बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही हम उनको कह सकते हैं कि विद्यालय में जो भी सिखाया जा रहा है सब कुछ उनको स्वीकार ही करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।